Hello everyone, myself Saurabh Sharma from Sony Nursing College and welcome to our channel. Today we are going to discuss about a topic shock. तो आज हम जानेंगे शॉक के बारे में। शॉक क्या होता है, इसका इम्पैक्ट कितना है, ठीक है, क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है और किस तरीके से इसका क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो यहाँ देखिए शॉक क्या है। शॉक इज द सिंड्रोम। ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखिए, ये एक तरीके का क्या है, सिंड्रोम होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर टिश्यू का क्या हो जाता है, परफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। बेसिकली अगर ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं होगी तो टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और टिश्यू तक अलग अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से टिश्यू की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। सेल डेथ वहां पर जो है वो अकर हो जाएगी और पर्सन जो है वो किस कंडीशन में चला जाएगा, शॉक के अंदर चला जाएगा, ठीक है। एक बार मैं वापस से बता देता हूं इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि शॉक क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होने के कारण, ठीक है, टिश्यू तक जो है ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं अपन, डेफिनेशन। बेसिकली डेफिनेशन यहां पर देखें तो शॉक इज डिफाइंड इज द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग। ये क्या होती है, एक तरीके की कॉम्प्लेक्स थिंग है, ठीक है। सेकंड थिंग इसके अंदर क्या बोल रखी है, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। ये एक जानलेवा है। अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का नेग्लिजेंस अगर हम करते हैं तो ह्यूमन लाइफ जो है वो किसके अंदर आ सकती है, थ्रेटन के अंदर आ सकती है, उसको जान का खतरा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है वो किस वजह से शॉक जो है वो अकर होता है। तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी जो है इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी की सेल्स है, टिश्यूज है, ठीक है, उन तक जो है ब्लड सप्लाई क्या नहीं हो पाती है, प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या है, सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और सेल डेथ होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा अपने को द फेलियर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसका जो है वो फेलियर होने को अपन देखने को मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल ऑर्गन जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, जिसके कारण पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। तो समझ में आया आपको डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के अंदर शॉक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स थिंग होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, जिसके अंदर क्या होता है, टिश्यू का परफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। टिश्यू या जो बॉडी सेल्स है उन तक जो इनएडिक्वेट जो है ब्लड फ्लो होने के कारण वहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता और सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन देखेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ द शॉक। तो बेसिकली यहां पर 3 टाइप के शॉक होते हैं, ठीक है। पहला होता है अपना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, सेकंड होता है कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड वन होता है सर्कुलेटरी, ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोल सकते हैं। और इसी के अंदर कुछ सब टाइप आते हैं, जैसे कि सेप्टिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो गया। तो ये जो है बेसिकली शॉक जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला कौन सा हो गया, हाइपोवॉल्यूमिक, दूसरा कार्डियोजेनिक, थर्ड वन इज अ सर्कुलेटरी। और सर्कुलेटरी के अंदर भी हम देखेंगे तो बेसिकली कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के सब टाइप हैं, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा होगा, यहाँ पर सेप्टिक शॉक होगा, ठीक है। सेकंड वन न्यूरोलॉजिकल शॉक या एनाफाइलेक्टिक शॉक और फोर्थ वन इज द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब देखते हैं इनको एक एक करके समझते हैं कि ये शॉक होते क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है अपना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है। यहां पर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की अगर अपन बात करें, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द शॉक। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द शॉक है कि ये जो है वो ज्यादातर जो पीपल्स हैं, ठीक है, लोग हैं, उनके अंदर जो है अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द ड्यू टू द इनसफिशिएंट सर्कुलेटरी वॉल्यूम in this there is decrease the circulatory volume which is inadequate to the meet to the oxygen demand of the body tissue। देखो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज होना, ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो क्या हो गया है, यहाँ पर डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, टिश्यू और जो ब्लड है, ठीक है, वहां पर सर्कुलेटरी मीडियम के थ्रू जो है वो ब्लड नहीं पहुंच पाता है। और उसकी वजह से अगर कि सेल तक अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वैसे बेसिकली हम जानते हैं कि ब्लड क्या कैरी करता है,
ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। और अगर वहां पर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाई, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है वहां पर अपने को क्या है देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इस तरीके की कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है, तो देखो ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड अप टू 15%। जो हमारा इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है, ठीक है, उसका जो रेशियो है वो 15% क्या कर देता है पर्सन के अंदर जो है वो लॉस अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अगर कॉमन अगर अपन कॉजेज देखते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के, ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम्स का जो है वो फेलियर हो जाता है, जैसे कि एक्सेसिव एक्सरसाइज हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह होती है, हेमरेज की कंडीशन अगर पेशेंट के अंदर होगी तो वहां पर अब जो है अपने को क्या है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है इसके अंदर, बर्न, ठीक है। बर्न के केस के अंदर भी जो है अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्न पेशेंट के अंदर बॉडी क्या हो जाती है, जब बर्न हो जाती है तो बहुत सारा तरीके का सीरम और फ्लूइड लॉस है बॉडी से हो जाता है। और फ्लूइड लॉस अगर होगा तो वहां पर जो डिमांड है सेल्स की टिश्यू की वो वहां पर क्या नहीं हो पाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और ये अगर कंप्लीट नहीं हुई तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और पर्सन किसके अंदर जा सकता है, शॉक के अंदर जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड लॉस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड सीवियर डायरिया, सीवियर डायरियल केसेस के अंदर भी जो है वो फ्लूइड का क्या हो जाता है, लॉस होता है। पर्सन जो है हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या है फ्लूइड लॉस हो गया है। फ्लूइड लॉस होने की वजह से सेल तक जो है वो क्या नहीं पहुंच पा रहा, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा तो हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप होगी, इस्कीमिया डेवलप होगा एंड जो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड इज द कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। तो इसको अपन इस डायग्राम के थ्रू अब समझेंगे। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द हार्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हार्ट टू पंप एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन। ये एक चीज बता रखी है कि हार्ट क्या करता है, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक अपनी ब्लड सप्लाई जो है वो क्या रखता है, प्रॉपर रखता है, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, फंक्शनलाइज कर सके, ठीक है। जब पर्सन को कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ब्लड क्या नहीं कर पाता है, प्रॉपर जो है ब्लड के फ्लो को पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, जो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, विच इज लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट यहां पर जो है वो क्या हो चुका है, इंपेयर्ड हो चुका है, ठीक है। अब अगर कार्डियक आउटपुट अगर नहीं हुआ सही, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जो ऑर्गन्स हैं हमारे, ठीक है, वहां तक ब्लड क्या नहीं हुआ है, पहुंचा नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, जो भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो डिसफंक्शनलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, या कहो तो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होगी उसके बाद में, सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन, ठीक है। सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन का मतलब हो गया जो भी ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचा है, उनकी सेल तक ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल तक, टिश्यू तक जो है वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, हाइपोक्सिक कंडीशन वहां पर डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग अपन बात करें यहां पर, डिमिनिश द वैसो रिएक्टिविटी, ठीक है। देखो जो भी हमारी वेसल्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारे ब्लड फ्लो हमारे जो है वो वॉल्यूम के ऊपर क्या करती है, स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर उन वेसल्स तक क्या नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड अगर नहीं पहुंच पाएगा, तो उनकी जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट थिंग क्या होगा, टिश्यू हाइपोक्सीमिया, ठीक है। टिश्यू हाइपोक्सीमिया का मतलब जो ब्लड है उसमें भी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई है, और जो टिश्यूज है वहां पर भी जो है ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो ये कौन सी कंडीशन को अराइज कर देगा, टिश्यू हाइपोक्सीमिया को वहां पर क्या कर देगा, डेवलप कर देगा, ठीक है। देखिए यहां पर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर द हार्ट एंड मसल्स, ठीक है। जो भी हार्ट एंड मसल्स हैं, ठीक है, वहां पर क्या नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो किस कंडीशन के अंदर चला जाएगा, एमआई की कंडीशन के अंदर चला जाएगा। एमआई क्या होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जो मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है, वो इंफ्रैक्ट हो जाएगी ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होने के कारण, और उसके कारण जो है वहां पर क्या हो सकती है, उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पर्सन किसके अंदर चला जाएगा, शॉक के अंदर जा सकता है, ठीक है। अरिथमिया की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, प्रॉपर जो है वहां पर जो रिदम जो है, ठीक है, वो इम्प्रॉपर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी यहां पर हो सकती है। नेक्स्ट वन क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों होगा, अगर
प्रॉपर कार्डियक आउटपुट अगर नहीं रहा, ठीक है, तो जो भी हमारे वेसल्स हैं, ठीक है, जो उनका ल्यूमन है, ठीक है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। और उस श्रिंक होने के कारण, ठीक है, पर्सन के अंदर, ठीक है, अपने को क्या देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उस कंजेशन की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि शॉक क्या है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। या बहुत सारे सिंड्रोम भी इसको अपन बोल रहे हैं, तो सिंड्रोम मतलब बहुत सारी तरीके की डिजीजेज एंड डिसऑर्डर का ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आगे जाकर किसको लीड कर सकता है, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को जो है वो लीड कर सकता है। इसके अलावा कार्डियक वाल डिसफंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली अपने ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है। और अगर उन तक प्रॉपर ब्लड आउटपुट अगर नहीं पहुंचा तो प्रॉपर उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वाल जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो वहां पर क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी शॉक या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की, ठीक है। तो बेसिकली जो सर्कुलेटरी शॉक है, ठीक है, यहां पर जो ब्लड है, ठीक है, उसका लॉस अपने को देखने को मिलता है। और उसके लॉस के होने की वजह से इस तरीके के जो है वो शॉक, ठीक है, बेसिकली मैंने बताया था आप लोगों को 4 तरीके के शॉक होते हैं। पहला सेप्टिक, दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव, थर्ड वन इज न्यूरोलॉजिक एंड फोर्थ वन इज एनाफाइलेक्टिक, ठीक है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी के अंदर सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक स्पेशली सेप्सिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, ओके। सेप्सिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन। तो यहां पर बेसिकली शॉक किसके कारण हो रहा है, कोई भी तरीके का सिस्टमिक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन अगर बॉडी के अंदर हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन है वो क्या अराइज होगी, वैसोडाइलेशन, ठीक है। देखो जो भी अपनी सेल्स हैं, ठीक है, ये जो हमारी वेसल्स होती हैं उनके अंदर वैसोडाइलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेंशन, ठीक है, ब्लड का फ्लो क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। ब्लड फ्लो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाए, ब्लड का फ्लो अगर कम होना स्टार्ट हो जाए तो वो कौन सा शॉक कहलाएगा, सेप्टिक शॉक कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर सेप्सिस के अंदर अगर हम देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से भी जो है ये शॉक क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है, जैसे कि ई कॉलाई। सेकेंड वन इज द प्रोटियस स्पीसीज एंड क्लैप्सिला, ठीक है। ये बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, इकोलाई होता है, ठीक है, एरिस्टाई कोलाई इसका फुल नेम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रोटियस जो स्पीसीज है, ठीक है, जैसे कि एस्केरिस वगैरह हो गए, या फिर बाद में और भी जो है वो हुकवॉर्म इन्फेक्शंस हो गए। तो उनकी वजह से जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से पर्सन की जो सेल्स हैं उनके अंदर जो है वो प्रॉपर फंक्शनलाइज्ड वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या नहीं हो पाता है, ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो हाइपोटेंशन की कंडीशन वहां पर क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सम प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस भी होती हैं जिनके कारण सेप्टिक शॉक क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। प्रीडिस्पोजिंग का मतलब कि कोई और कंडीशन की वजह से यहां पर शॉक क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। जैसे किसी को ट्रॉमा हुआ, ठीक है, ट्रॉमा का मीन क्या हो गया यहाँ पर कि पर्सन का कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है, जनरली घर के बाहर भी हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है। तो प्रॉपरली उस ट्रॉमा के अंदर अगर हमने कोई भी तरीके की हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करी और ओपन वुंड अगर वहां पर है तो वो किसके कॉन्टेक्ट में आ सकता है, बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आ सकता है। तो वहां पर सेप्सिस को क्या कर सकता है, अराइज कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें डायबिटीज की, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डीएम। इसके अंदर क्या हो रहा है, इंसुलिन की कमी के कारण जो है वो डायबिटीज मेलाइटस जो है वो अकर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण सेल की जो फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है जिसके कारण क्या है, पर्सन किसके अंदर, और इसकी वजह से क्या होगा, सेप्सिस अराइज हो सकता है। तो सेप्सिस होगा तो इसकी वजह से क्या है, जो हीलिंग कैपेसिटी है डायबिटीज के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे काम करना थोड़ा कम कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो सेप्सिस होने के चांसेस है डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। और ये आगे क्या लीड कर सकता है, सेप्टिक शॉक को यहां पर क्या कर सकता है, लीड कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एंड लो इम्यूनिटी। किसी पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो वीक हो सकती है, ठीक है, इम्यून जो सिस्टम है हमारा वो क्या करता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में जो है वो क्या करता है, एंटीबॉडी डेवलप करता है ताकि उसको क्या कर सके,
डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। और अगर वही इम्यून सिस्टम अगर काम ही नहीं करेगा तो जनरली कोई भी अगर सेप्सिस अगर होता है, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन अगर होता है, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सेप्टिक शॉक जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो थेरेपी है, जो पर्सन जो है स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैसे जो जिम हॉलिक होते हैं, ठीक है, उन पर्सन्स के अंदर जो है अपने को क्या है, स्टेरॉइड डल जो थेरेपी है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे बेसिकली स्टेरॉइड पाउडर्स वगैरह लेते हैं, जो कसरत वगैरह ज़्यादा करते हैं, व्यायाम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये जिम के अंदर जो जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग का जो शौक रखते हैं, तो अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और ये स्टेरॉइड हमारी बॉडी और सेल्स के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो उसके कारण भी जो है वो सेप्सिस के चांसेस वहाँ पर बन जाते हैं और पर्सन को क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक जो है वो अराइज हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो रिजल्ट फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर किसी कोई भी तरीके का ब्लड फ्लो के अंदर क्या आ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है। बेसिकली जैसे कि कोई ब्लड फ्लो है, जैसे कि एक कंडीशन होती है हार्ट की, एम्बोलिज्म, ठीक है। एम्बोलिज्म अगर पर्सन के अंदर होता है तो कोई भी सर्कुलेटरी एम्बोलिज्म जाकर के कहीं पर जाकर के क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे कि एयर एम्बोलिज्म की अपन बात करें, ठीक है, एयर एम्बोलिज्म में क्या है, जो बबल्स हैं, ठीक है, एयर बबल्स हैं, वो सर्कुलेटरी के अंदर जाकर के क्या कर देते हैं, उस ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और ब्लड फ्लो अगर स्टॉप हुआ, ठीक है, ब्लड का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट अगर हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट जो है वहां पर क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी पर्सन किसके अंदर जा सकता है, शॉक के अंदर जा सकता है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या हो गया, कार्डियक जो फंक्शनलिटी है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी, ब्लड का फ्लो वहां पर रुक जाएगा, तो ब्लड जो है वो कार्डियक जो आउटपुट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन को क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें न्यूरोजेनिक या न्यूरोलॉजिक शॉक की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर न्यूरो इज रिलेटेड टू द नर्व, ठीक है, एंड नर्व की अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर शॉक की अगर बात करें तो इसका मतलब कोई ना कोई तरीके का लॉस या किस तरीके की इंजरी या किस तरीके का ट्रॉमा जो है अपने को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर न्यूरोलॉजिक के अंदर यही बताया गया है, इट इज ऑफन सीन इन द पेशेंट हु हैव हैड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है। जिन पेशेंट के अंदर, जिन पर्सन के अंदर अगर अपने को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखने को मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी जो बैक रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो क्या है, वो हो जाए किसी भी तरीके की इंजरी, कोई भी तरीके की चोट लग जाए या किसी भी ट्रॉमा की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के अंदर अगर कोई भी तरीके का ट्रॉमा होता है तो उसकी वजह से पर्सन क्या है, किसके अंदर जा सकता है, न्यूरोलॉजिक शॉक के अंदर जा सकता है, ठीक है। ऐसा आगे देखते हैं इसके अंदर, द लॉस ऑफ ऑटोनॉमिक एंड मोटार रिफ्लेक्सेस, ठीक है। देखो जो हमारी मोटार रिफ्लेक्सेस है, जो हमारी एक्टिविटी है बॉडी की, ठीक है, वो प्रॉपर वहां पर क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। और उसके लॉस होने की वजह से वहां पर जो है, जैसे कि हार्ट फंक्शन है, हमारे वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे एक कंडीशन बता रही है इसके अंदर, देखिए ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, अगर हमारी कार्डियक रिदम जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है आउटपुट जो है ब्लड का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और पर्सन के अंदर क्या अराइज हो सकता है, न्यूरोलॉजिक शॉक, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बता रखा है दिस लीड टू द रिलैक्सेशन ऑफ द वेसल्स एंड पेरिफेरल डायरेशन, ठीक है। देखो अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहां पर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, मोटार रिफ्लेक्सेस अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, उसकी वजह से जो हमारी वेसल्स हैं उनका क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर ब्लड की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेस ब्लड डिमांड होने के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये कम होने की वजह से जो प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूरो की अपन बात करें तो रिलेटेड टू द ब्रेन, ब्रेन तक जो है हमारी जो है वो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा और ये अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हाइपोक्सिक कंडीशन को जनरेट कर देगा और हमारा ब्रेन जो है वो काम करना क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो डिमांड है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं होने के कारण और पर्सन किसके अंदर चला जाएगा, न्यूरोलॉजिक शॉक के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक की, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है, सडन ऑनसेट, एनाफाइलेक्टिक शॉक
शॉक का मतलब क्या हो गया, सडन ऑनसेट होने वाली एक्टिविटी। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जैसे कि एक बात करें अपन हाइपर सेंसिटिविटी या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, तो कोई भी तरीके का आउटर एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट में क्या डेवलप करेगा, एंटीबॉडी डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। तो वो कौन सी रिएक्शन को डेवलप कर देगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को वहां पर डेवलप कर देगा। ठीक है, कई ऐसे पर्सन होते हैं जिनको क्या होती है, कोई तरीके की एलर्जी, जैसे कि अभी कुछ को जैसे विंटर है तो विंटर के अंदर जैसे कि कोई भी ठंड वगैरह हो गई, कोल्ड वगैरह, तो स्नीजिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कई लोगों को अस्थमा वगैरह हो तो उनको डस्ट की एलर्जी होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग को फूड या ड्रग एलर्जी जो है वहां पर अपने को देखने को मिलती है, तो उनके कारण जो होने वाला शॉक है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक कहलाता है। ठीक है, देखिए एनाफाइलेक्टिक शॉक इज कॉज्ड बाय द सीवियर रिएक्शन टू एन एलर्जन। कोई भी तरीके का एलर्जन अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है, एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है, या फिर बाद में ड्रग ऑफ द फॉरेन प्रोटीन। ठीक है, फॉरेन प्रोटीन का मतलब बाहर से अगर कोई तरीके के अगर हम क्या ले रहे हो, ड्रग वगैरह अगर ले रहे हो, तो उसके कारण पर्सन की बॉडी जो है वो एक रिएक्शन को डेवलप करती है, और उसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उस एलर्जी के कारण जो पेशेंट है, ठीक है, वो क्या डेवलप करेगा, एंटीबॉडी डेवलप करेगा। एंटीबॉडी अगर डेवलप करता है तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगी, काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, द पेशेंट हु हैज ऑलरेडी प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज टू ए फॉरेन सब्सटेंस डेवलप्स ए सिस्टमेटिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। देखिए वही जो बात मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि कोई भी तरीके का एंटीजन फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में क्या डेवलप कर लेगी, एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी, और इसी को क्या कहते हैं, सिस्टमिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडीज प्रोवाइड्स अ मास्ट सेल टू रिलीज ए वैसो एक्टिविटी सब्सटेंस। देखो यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्शन होती है तो उसके कारण जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक मास सेल, जो हमारी मास सेल्स हैं, ठीक है, जैसे टी लिम्फोसाइट्स हो गई, ठीक है, एसिनोफिल्स होगी, बेसिनोफिल्स होगी, तो वो एक एक्टिविटी को रिलीज करती है, उसको कहते हैं अपन वैसो एक्टिव सब्सटेंस सच एज हिस्टामिन। हिस्टामिन को रिलीज करना यहां पर क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और ये हिस्टामिन अगर रिलीज होता है तो क्या कोज होगा, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन हो गया, वेसल जो है वो डायलेटेड हो गई, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कार्डियक जो फ्लो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये अगर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है, ब्लड की जो डिमांड है टिश्यूज और सेल तक, वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, और ये अगर नहीं पहुंची तो उसकी वजह से जो है वहां पर जो सेल्स है उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और पर्सन किसके अंदर चला जाएगा, शॉक के अंदर चला जाएगा। तो ये कौन सा शॉक कहलाएगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक। कौन सा कहलाएगा, एनाफाइलेक्टिक। कोई भी एलर्जन है हमारी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो डेवलप होती है तो उसके अंदर जो है मास सेल एक्टिवेशन हो जाती है हमारी, ठीक है, और उस वो मास सेल का फंक्शन क्या है, हिस्टामिन को क्या करना, रिलीज करना। ठीक है, हिस्टामिन का बेसिक फंक्शन क्या है, वैसोडाइलेशन, और वेसल्स अगर डायलेटेड हो गई तो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, ये जो है ये कंडीशन जो है वो अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉजेज ऑफ द सर्कुलेटरी फेलियर। ठीक है, जितने भी सर्कुलेटरी फेलियर्स हैं, ठीक है, उनके जो है वो बेसिक कॉजेज क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या है, हार्ट कंडीशंस। ठीक है, कोई भी तरीके की हार्ट कंडीशन हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमने पढ़ा, ठीक है, हार्ट अटैक अपने पढ़ा, ठीक है, इसके अलावा CHF, ठीक है, इसके अलावा हार्ट फेलियर, ये बहुत सारी ऐसी हार्ट कंडीशंस होती है जिनकी वजह से जो है वो सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है और पर्सन किसके अंदर जा सकता है, शॉक के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हैवी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग सच एज द सीरियस इंजरी। कोई भी ट्रॉमा की कंडीशन अगर पेशेंट के अंदर अराइज होती है, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा की कंडीशन, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, किसी भी वजह से चोट लग गई है, या हैवी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं, और ये सीरियस इंजरी होने के कारण जो है वो वहां पर वैसोडाइलेशन अगर हो सकता है या कोई भी तरीके का ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर हो सकता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो क्या हो सकता है, शॉक के अंदर पर्सन जा सकता है। नेक्स्ट वन
अपन बात करें डिहाइड्रेशन की, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जैसे कि अपन ने बात की थी डायरिया की, ठीक है, डायरिया के अंदर क्या होता है, फ्लूइड का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो फ्लूइड थेरेपी हम उस पर्सन को देंगे, ठीक है, अगर नहीं देते हैं, नेग्लिजेंस अगर अपन करते हैं तो पर्सन किस कंडीशन पहुंचाएगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर पहुंच जाएगा, और डिहाइड्रेशन अगर हो गया सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन जो है क्या नहीं हो पाएगी, प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और उसके कारण जो है पर्सन जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, शॉक के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें इन्फेक्शन की, ठीक है, इन्फेक्शन क्या है, कोई भी तरीका है, जैसे अपन ने सेप्टिक शॉक के अंदर पढ़ा, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन जो है वो क्या क्रिएट कर सकता है, शॉक को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी एंटीजन या एलर्जन अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक वगैरह जो है वो जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की, ठीक है, कोई भी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन, जैसे किसी को जो है हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी तरीके का ड्रग हो सकता है या किसी भी तरीके का फूड हो सकता है, ठीक है, या कोई भी तरीके का एनवायरमेंट, जैसे डस्ट वाला जो एनवायरमेंट है, अगर उस तरीके का एनवायरमेंट पर्सन के अंदर अगर देखने को मिलता है तो और उससे पर्सन क्या हो जाए, अफेक्ट अगर होता है, तो वो किसको जनरेट कर सकता है, शॉक को जनरेट यहां पर कर सकता है, उसको लीड कर सकता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर जो जैसे कि मैंने बताया था रीढ़ की हड्डी जो है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई तरीके का डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और पर्सन किसके अंदर जा सकता है, शॉक के अंदर जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बर्न के केस में, ठीक है, अगर पर्सन जो है वो बर्न हो गई है, बॉडी बर्न हो गई है, ठीक है, 1 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री हो सकती है, 3 डिग्री हो सकती है, उन सभी केसेस के अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो क्या होता है, लॉस होता है, या स्पेशली कहें तो फ्लूइड लॉस जो है अपने को देखने को मिलता है। फ्लूइड लॉस अगर होगा बॉडी से तो वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कार्डिक आउटपुट वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बर्न के केस में, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वहां पर पर्सन किसके अंदर जा सकता है, शॉक के अंदर जा सकता है, स्पेशली हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें परसिस्टेंट वॉमिटिंग या डायरिया, जैसे अभी अपन ने डिहाइड्रेशन की कंडीशन पढ़ी, ठीक है, उसके अंदर भी यही चीज है, या बर्न जो चीज है उसके अंदर वही चीज है, तो वॉमिटिंग वगैरह होती है, डायरियल केसेस अगर पेशेंट के अंदर अगर अपने को देखने को मिलते हैं, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है, बार बार उसको हो रही है, तो फ्लूइड का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, पर्सन किसके अंदर जा सकता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें पॉइजनिंग की कंडीशन, ठीक है, अगर पर्सन जो है वो जहर वगैरह जो है वो इंजेस्ट करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है पर्सन का जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो स्पेशली क्या होगा, इम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर अपन बात करें कोई भी स्नेक बाइट वगैरह की, ठीक है, या इंसेक्ट बाइट वगैरह की, तो उस कंडीशन में भी जो है हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है, और ब्लड फ्लो, जैसे कोई स्नेक बाइट है, ठीक है, अगर जैसे ही स्नेक का पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वो सबसे पहले हमारे जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या डालता है, अपना इम्पैक्ट डालता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी किसको कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हमारे जो भी ब्लड फ्लोज हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर पॉइजन का केस होगा तो उसके अंदर जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर काम करना बंद कर देगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, सेल तक जो क्या नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और उसके कारण जो है पर्सन के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, शॉक जो है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, ठीक है, और ड्रग रिएक्शंस, ठीक है, कोई भी तरीके के ड्रग रिएक्शन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, जैसे किसी को एलर्जी हो किसी पर्टिकुलर ड्रग से, अगर वो उसको दे दी जाती है तो थोड़े समय में ही उसके अंदर जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो है वो वैसोडाइलेशन वगैरह डेवलप हो सकता है। मैंने बताया था मास सेल्स वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगी एंटीबॉडी रिएक्शन करने के लिए, और उस हिस्टामिन को रिलीज होने के बाद में जो हमारी वेसल्स हैं वो वैसोडाइलेशन के अंदर चली जाएंगी, जिसके कारण क्या हो सकती है, पर्सन जो है वो किसके अंदर जा सकता है, शॉक के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये थे सर्कुलेटरी फेलियर्स। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी स्पेशली सबसे पहले देखेंगे अपन हाइपोवॉलेमिक शॉक की, ठीक है, क्या कारण है जी, और किस तरह से ये कंडीशन जो है हमारी बॉडी के अंदर
अराइज होती है। जब हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है पर्सन को तो किस तरीके की बॉडी एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म होती है। सबसे पहले अगर पर्सन हाइपोवॉलीमिया के अंदर जाता है तो सबसे पहले डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम होता है अपना, ठीक है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर डिक्रीज होगा तो वीनस रिटर्न जो है वो नहीं मिल पाएगा, जो हमारी वेसल्स है उन तक जो है ब्लड फ्लो जो है वो वापस नहीं आ पाएगा। और अगर वीनस रिटर्न अगर डिक्रीज हो गया तो टिश्यू तक क्या नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर आगे अपने को जो है ब्लड मिल ही नहीं रहा, तो उतनी डिमांड जो है टिश्यूज की वो अपन क्या नहीं कर पाएंगे, फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो टिश्यू परफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब हो गया, अभी पहले भी डिस्कस किया था अपन ने, कि टिश्यूज तक, सेल्स तक क्या नहीं पहुंच पाएगी, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, फ्लूइड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हुई, ब्लड फ्लो अगर पूरा नहीं हुआ, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल्स जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगी और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से पर्सन किसके अंदर चला जाएगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कार्डियोजेनिक शॉक की, ठीक है, कि इसके अंदर क्या एक्टिविटी जो है अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड फ्लो कम हुआ तो वहां पर जो हार्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर ब्लड को क्या नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, जितना है उतना ही कर पाएगा, ठीक है। उसके पास में क्या नहीं आ रहा है, प्रॉपर इनपुट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर क्या नहीं दे पाएगा, आउटपुट नहीं दे पाएगा। और जो कार्डियक मसल्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन, अगर कार्डियक जो है सिस्टम वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है, जितना हमारा डिमांड है सेल्स का, ठीक है, वो वहां पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, या कहो तो जो कार्डियक आउटपुट है वो प्रॉपर वहां पर नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर इसका डिक्रीजमेंट होता है, ठीक है, जैसे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वहां पर फंक्शन नहीं कर पाएगी तो उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या नहीं हो पाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसका डिक्रीजमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें पल्मोनरी कंजेशन एंड डिक्रीज द टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है। कार्डियक आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, पल्मोनरी कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिल पा रही है, ब्लड का फ्लो वहां पर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, हमारी वेन्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और प्रॉपर फंक्शन अगर नहीं करेंगे तो डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, सेल्स तक जो है क्या नहीं पहुंच पाएगी, ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, ठीक है, जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर टिश्यू परफ्यूजन होगा तो लास्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, डिक्रीज कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन वॉल्यूम, ठीक है। देखो कोरोनरी जो आर्टरीज हैं, ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन हुआ, पल्मोनरी आर्टरी जो है वहां पर जो है प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो टिश्यू तक, सेल तक जो है वो क्या नहीं पहुंचा है, ब्लड नहीं पहुंचा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, जिसके कारण क्या होगा, जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर भी परफ्यूजन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम जितना है उसका डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये अपन को कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी शॉक्स की, ठीक है। तो बेसिकली 4 पढ़े थे अपन ने, सेप्टिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, एनाफाइलेक्टिक और न्यूरोलॉजिक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर सेप्टिक शॉक की। सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है, पर्सन को कोई भी तरीके का सेप्सिस या इन्फेक्शन होता है तो हमने पढ़ा कि हमारी मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगी, तो उसकी वजह से जो है हिस्टामिन रिलीज करेंगी, और हिस्टामिन अगर रिलीज करेंगी तो वो वैसोडाइलेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वैसोडाइलेशन होना स्टार्ट हो गया, यही हमने पढ़ा था पहले वाले फीचर में, ठीक है। तो वैसोडाइलेशन अगर होगा तो यहां पर माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, जो ब्लड वॉल्यूम एक फ्रीक्वेंसी के अंदर जा रहा है, हमारी जो वेसल्स है अगर उनका डायलेशन अगर वहां पर होगा तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, वहां पर जो ब्लड का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। माल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें डिक्रीज वीनस वॉल्यूम, ठीक है, जो हमारा वीनस वॉल्यूम है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले भी देखा था कार्डियोजेनिक के अंदर, ठीक है। तो वीनस वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो साथ ही साथ स्ट्रोक जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो हमको डिमांड करी है सेल ने, ठीक है, वो भी धीरे धीरे जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा,
कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि स्टॉक वॉल्यूम अगर नहीं हुआ तो कार्डियक आउटपुट नहीं मिल पाएगा। कार्डियक आउटपुट अगर नहीं मिला तो डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वहां पर अपने को जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। सेल की जो डिमांड है, ठीक है, वो प्रॉपर वहां पर नहीं हो पाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपन न्यूरोलॉजिक शॉक की। ठीक है, सेकंड थिंग है अपना सर्कुलेटरी के अंदर न्यूरोलॉजिक शॉक। मैंने बताया था आप लोगों को कोई भी एनेस्थेटिक कंडीशन या स्पाइनल ट्रॉमा की वजह से क्या जनरेट हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल शॉक जो है वो जनरेट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर कोई भी ट्रॉमा अगर होता है उस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज वहां पर हो जाएगी। ठीक है, ये अगर होगा तो पर्सन किसके अंदर जा सकता है, साइकिक ट्रॉमा के अंदर जा सकता है। ठीक है, कोई भी तरीके के कंट्यूजन, फेंटिंग्स, ठीक है, इस तरीके की जो है प्रॉब्लम, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, वो पर्सन के अंदर जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट हो सकता है और तरीके के कंफ्यूजन आ सकते हैं, फेंटिंग आ सकती है। ठीक है, एपिलेप्सी वगैरह जो होती है, दौरे, जो मिर्गी के दौरे हैं, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन जो है पर्सन तक पहुंच सकती है। ठीक है, इसके अलावा साइकिक ट्रॉमा होगा तो पर्सन किसके अंदर चला जाएगा, फेंटिंग के अंदर, बेहोश वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर बाद में प्रॉपर जो है वो जो असेसमेंट है उसका, ठीक है, जजमेंट जो पावर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट के अंदर क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजरी होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शंस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। ठीक है, जो फंक्शंस हैं, ठीक है, प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो अपने को जो है इस इंजरी की वजह से जो है वो कम देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब पर्सन के अंदर जो नर्व फंक्शंस हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वीनस वैसो डायलेशन, प्रॉपर तरीके से अगर मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी या हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिसको कंट्रोल कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम, वो प्रॉपर अगर वर्क नहीं करेगा तो वहां पे वैसो डायलेशन, वेसल्स जो हैं वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वैसो डायलेशन अगर होगा तो वीनस रिटर्न जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। वीनस रिटर्न अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो जो डिमांड करिए स्टॉक वॉल्यूम की हमारी सेल्स ने, वो वहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डिक्रीज द सेल्यूलर ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ब्लड क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है सेल्स तक वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, उसका भी अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इंपेयर्ड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जो हमारा सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, सेल्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी, या सेल डेथ भी जो है वो अकर हो सकती है। तो ये किसके अंदर पढ़ा अपन ने, न्यूरोलॉजिक शॉक के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक की। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब मैंने आप लोग बताया, कोई भी तरीके का एलर्जन या सडन ऑनसेट होने वाली रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर अराइज होती है, उसकी वजह से पर्सन किसके अंदर जा सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर जा सकता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो कोई भी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स रिलीज टू द हिस्टामिन, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये हिस्टामिन को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, और हिस्टामिन अगर रिलीज होगा तो हिस्टामिन का फंक्शन क्या है, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेट अगर हमारी वेसल से डायलेटेड हो गई तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, माल डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो के अंदर जो है वो कोई भी तरीके जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर ये डिस्टर्ब होती है तो इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है, जो हमारी कैपिलरी परमेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होने के कारण। ठीक है, और इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारे ब्रोंकियल्स हैं, ठीक है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और यूटिलाइजेशन को वहां पर डेवलप करेगी, डिक्रीज यूटिलाइजेशन, कोई भी तरीके का वहां पर रिएक्शन जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगी। ठीक है, शॉक की कंडीशन के अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, वीनस रिटर्न वहां पर नहीं आया है, वैसोडाइलेशन वहां पर हो गया है। ठीक है, कैपिलरी जो परमेबिलिटी है, ठीक है, उसका जो है वो इंक्रीमेंट हो गया है, जिसकी वजह से सेल जो है वो क्या हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं। ठीक है, सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जो ब्रोंकियल्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्स्ट्रिक्ट अगर होंगे तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से हमारे सेल और टिश्यू तक, ठीक है, जो गैस एक्सचेंज का काम करते हैं हमारे लंग्स, ठीक है, वो प्रॉपर वहां पर नहीं कर पाएंगे। और ये अगर नहीं करेंगे, ठीक है, तो
ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन जो है वहां पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को एनाफाइलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला तो क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, देखिए एंजाइटी, एजिटेशन या रेस्टलेसनेस। जो भी पर्सन शॉक के अंदर जाते हैं, ठीक है, चाहे हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर हो, चाहे कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हो, चाहे एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर हो, चाहे न्यूरोलॉजिक शॉक के अंदर हो, चाहे बाद में अपन ने बात करी किसकी, एलर्जिक शॉक की, ठीक है, या जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेप्टिक शॉक भी बोल रहे हैं। तो उन सभी के अंदर इस तरीके के साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं। एंजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, ठीक है, हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा, ठीक है, तो उसके अंदर ये स्पेशली अपने को रेस्टलेसनेस देखने को मिले। क्यों, बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, और फ्लूइड लॉस के कारण भी जो है वो रेस्टलेसनेस जो है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स, एक कंडीशन होती है इसके अंदर जिसको बोलते हैं अपन साइनोसिस। ठीक है, देखिए ब्लड का फ्लो अगर वेसल्स के अंदर प्रॉपर नहीं हुआ तो पर्सन के जो नील बीड्स हैं, ठीक है, या जो फिंगर नेल्स हैं, उसको आप देख सकते हो जो है वो किस तरीके की अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लूइश कलर की जो है वो देखने को अपने को मिल सकती है। इसके अलावा जो होठ हैं, लिप्स हैं, ठीक है, वो भी किस कलर के देखने को मिलेंगे, ब्लूइश कलर के जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कंफ्यूजन, ठीक है, अगर किसी को न्यूरोलॉजिक शॉक हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है उसका जो है पैरासिम्पैथेटिक और जो हमारा सीएनएस है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके डिमिनिश होने के कारण, उसके डिप्रेस होने के कारण, ठीक है, पर्सन के अंदर कंफ्यूजन वगैरह जो है वो क्या हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा हाइपोवॉलेमिक शॉक के कारण, ठीक है, न्यूट्रिएंट चले गए, ठीक है, या जो फ्लो था, ठीक है, उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से जो है एसिडिटी का जो लेवल है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। HCl का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक अगर एसिडोसिस होगा तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा अपने को, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक तरफ एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, एक तरफ जो है वो एल्कलाइन नेचर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होगा। क्योंकि हम अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ही, एनाफाइलेक्टिक के अंदर, कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वहां पर एल्कलाइन जो नेचर है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को क्या कर देगा, डेवलप कर देगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीप रैपिड रेस्पिरेशन। पर्सन के अंदर बहुत बार अगर पर्सन शॉक के अंदर जाता है तो उस समय चाहे वो न्यूरोलॉजिक शॉक हो, चाहे वो एनाफाइलेक्टिक शॉक हो, चाहे वो हाइपोवॉलेमिक शॉक हो, चाहे वो कार्डियोजेनिक शॉक हो, उसकी ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ेगी तो यहां पर पर्सन का जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, सांस लेना और छोड़ना, ठीक है, वो या तो बहुत ज्यादा डीप करेगा और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की सेल को डिमांड बढ़ने के कारण। तो इस तरीके के सिम्टम भी अपने को इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें चेंजेस इन द एलओसी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एलओसी का मतलब लोवेस्ट कॉन्शियस लेवल। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखो यहां पर अपन बात करें, यहां पर चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि पर्सन के अंदर अगर न्यूरोलॉजिकल शॉक डेवलप हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो उसका जो कॉन्शियस लेवल है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पर्सन जो है वो ओरिएंट नहीं रह पाता है टाइम, पर्सन एंड प्लेस के साथ में। तो इस तरीके की कंडीशन भी जो है अपने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें रेस्टलेसनेस की। ठीक है, ये अपन ने ऊपर भी किया था। पर्सन के अंदर जो है वो अगर कोई भी तरीके का हाइपोवॉलेमिक शॉक हो या फिर बाद में कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है या एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। ठीक है, या फ्लूइड जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कम होने की वजह से, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से पर्सन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, उसकी सेल्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, जिसके कारण रेस्टलेसनेस जो है अपने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें डायलेटेड रिएक्टिव प्यूपिल। ठीक है, देखो प्यूपिल जो है वो डायलेटेड हो जाएंगी। ठीक है, क्यों हो जाएंगी, अभी अपन ने पढ़ा था कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट हो सकता है न्यूरोलॉजिकल शॉक के अंदर। ठीक है, साइकिक ट्रॉमा के अंदर अगर पर्सन चला गया है तो तब अगर
इस तरीके की कंडीशन अगर होती है तो उसके कारण जब हम पिपल्स वगैरह आई का जब एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन के अंदर, ठीक है, तो अपने को जो पिपल्स है वो किस तरीके के देखने को मिलेंगे, डायलेटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी, पर्सन जो है वो इरिटेशन कोज कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो भी साइकिक ट्रॉमा के कारण हो सकता है, पर्सन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके तो इस वजह से जो है वो शॉक की वजह से इस तरीके की कंडीशन या इस तरीके के साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें ड्राई वार्म स्किन, ठीक है। ड्राई वार्म स्किन क्यों हो रही है यहाँ पे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के कारण जो है वहां पर डेवलप हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसकी वजह से जो है वो स्किन जो है वो ड्राइनेस के अंदर जो है वो आ सकती है। क्यों, ये किसको कोज कर रहा है, डिहाइड्रेशन को कोज कर सकता है, सीवियर डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, जिसकी वजह से जो है वॉल्यूम क्या हो गया है, फ्लूइड का कम हो गया है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो ड्राइनेस ऑफ द स्किन या वार्म स्किन अपने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसके अलावा डिजीनेस, लाइट हेडेक एंड फेंटनेस, ठीक है, फेंटिंग वगैरह जो है वो अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। लाइट हेडेक हो सकता है पर्सन को, डिजीनेस, ठीक है, आलस वगैरह जो है वो उसके अंदर जो है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा पेल, कूल एंड कामी स्किन, ठीक है। देखो जो स्किन अपीयरेंस है पेशेंट का, ठीक है, अगर पर्सन शॉक के अंदर जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर या तो वो किस तरीके की मिलेगी, पेल, ठीक है, या कूल मतलब बहुत ज्यादा ठंडी, ठीक है, पेल का मतलब क्या हो गया, पीली, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से जो है पेलनेस जो है अपने को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कूल, बॉडी क्या हो सकती है, ठंडी हो सकती है, ठीक है ना। एनाफाइलेक्टिक शॉक वगैरह के अंदर अगर पर्सन जाएगा तो उसकी वजह से इस तरीके के सिम्टम जो है अपने को पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्लैमी स्किन, ठीक है, वो भी अपन को जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें लो और नो यूरिन आउटपुट, ठीक है, या तो यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा कम होगा या फिर बाद में क्या होगा, बिल्कुल ही यूरिन आउटपुट अपने को देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी जो है वो सिम्टम होता है किसका, शॉक का। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोफ्यूज स्वेटिंग या मॉइस्ट स्किन, ठीक है। देखो डिहाइड्रेशन के केस के अंदर या फिर बाद में और कंडीशन के अंदर, ठीक है, या तो स्वेटिंग जो है बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और मोइस्ट स्किन वगैरह जो है अपने को देखने को मिल सकती है। स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा होंगी तो उसकी वजह से स्किन क्या हो जाएंगी, मोइस्ट जो है वो हो सकती है, ठीक है। ये स्पेशली होता है कार्डियोजेनिक शॉक्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी डेवलप नहीं हो पाती है और पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, जैसे कि हार्ट अटैक के केस के अंदर होता है, तो हार्ट अटैक इज लीड टू द शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट अपन बात करें रैपिड वीक पल्स, ठीक है, यहाँ पर जो पल्सेशन है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर अपने को ये चीजें देखने को मिलती है, इस तरीके के सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शैलो ब्रीथिंग, पर्सन जो है वो बहुत ही शैलो तरीके से जो है वो रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर, शैलो का मतलब हो गया बहुत धीरे धीरे से या लंबे सांस लेना, ठीक है, इस तरीके से जो है वो पेशेंट के अंदर सिम्टम देखने को मिलेंगे। और लास्ट अपने को देखने को मिलेगा अनकॉन्शियसनेस, पर्सन क्या नहीं हो सकता है, कॉन्शियस नहीं हो पाता है, ओरिएंट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो अनकॉन्शियसनेस या फेंटिंग के कारण गिर सकता है, दौरे वगैरह आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो है पर्सन को जो है वो अनकॉन्शियस भी जो है अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये थे अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की, ठीक है। तो बेसिकली शॉक का जो डायग्नोसिस है, ठीक है, वो बेसिकली वैसे तो अपन हिस्ट्री कलेक्शन या फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं जिनके थ्रू हम शॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर हमारा सीबीसी, ठीक है, और सीबीसी के अंदर भी हमारी एचबी, प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड इसके अलावा हमारा जो क्या है डब्ल्यूबीसी, इन सभी का ही अपन जो है अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है, कि बॉडी के अंदर इनका अमाउंट कितना है, इनके काउंट कितने हैं। अगर इनके अंदर फ्लक्चुएशन आता है इसका मतलब वहां पर शॉक की कंडीशन क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि सीबीसी स्पेशली कोई भी तरीके का इन्फेक्शन देखने के लिए किया जाता है, जैसे अपन ने सेप्टिक शॉक पढ़ा, ठीक है, सेप्टिक शॉक के अंदर सेप्सिस को पहले क्या करेंगे, अपन डायग्नोस करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर क्या हो सकता है, ये अपने को पता लग सकता है। इसके अलावा आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है, ये भी अपन जो है इसके अंदर करवा सकते हैं, किसको देखने के लिए, कार्डियोजेनिक शॉक को अपन को देखने के लिए या न्यूरोलॉजिकल शॉक को देखने के लिए। इसके अलावा क्या करवाएंगे, ब्लड
यूरिन एंड स्पुटम कल्चर, ठीक है, यूरिन कल्चर वगैरह अपन करा सकते हैं कोई भी तरीके के सेप्सिस को देखने के लिए या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को देखने के लिए ब्लड करवा सकते हैं, स्पुटम कल्चर वगैरह करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन क्या देख सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन, ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर अपने को पता लगेगा कि कार्डियक जो मसल्स हैं उनके अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। कार्डियोनिक शॉक को पता लगाने के लिए भी अपन जो है वो कार्डियक कैथेटराइजेशन अब जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, कार्डियक जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है अपन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कार्डियक सिस्टम के फंक्शन को क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या हो गया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। अगर पर्सन को न्यूरोलॉजिक शॉक है, ठीक है, अगर पर्सन उस चीज के अंदर चला गया है या साइकेट्रिक ट्रॉमा के अंदर अगर पेशेंट है, ठीक है, तो सीटी वगैरह अपन करवा सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से पर्सन शॉक के अंदर चला गया है तो उसको देखने के लिए भी अपन क्या करवा सकते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो फ्लूइड थेरेपी जो है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अंदर जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, रिंगर लैक्टेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, या रिंगर सॉल्यूशन, ठीक है, या नॉर्मल सलाइन वगैरह जो होती है उसको जो है अपन जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ द शॉक का मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा लर्नोट्रॉपिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मायोकार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है अगर हो रही है, एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, टिश्यू परफ्यूजन को इंप्रूव करने के लिए अपन क्या दे सकते हैं, डोपामीन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, या इसके अलावा एपिनेफ्रिन वगैरह अपन जो है पेशेंट को दे सकते हैं। ये क्या करेंगे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे, ब्लड फ्लो को बढ़ा देंगे, जिसके कारण जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो वहां पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, वैसोडाइलेटर वगैरह दे सकते हैं, डायलेटेड कोरोनरी आर्टरी, एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, जैसे कि हार्ट अटैक है या फिर बाद में कार्डियक फेलियर है, उस कंडीशन के अंदर उसको रिवाइव करने के लिए पेशेंट को हम क्या यूज कर सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, ये भी एक तरीके की थेरेपी होती है, ड्रग थेरेपी होती है, तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायूरेटिक्स की, ठीक है। डायूरेटिक्स का अपन कब देंगे, जब ओलिग यूरिया या इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, ठीक हो, यूरिनरी जो आउटपुट है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, या ओलिग यूरिया पर्सन के अंदर लो यूरिन आउटपुट अगर हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या देंगे, डायूरेटिक्स वगैरह को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर द इंक्रीज फ्लो ऑफ द यूरिन आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, कोई भी तरीके का बॉडी के अंदर अगर क्या हो, इन्फेक्शन वगैरह अगर हो तो उसको क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए क्या कर यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेप्टिक शॉक के अंदर स्पेशली एंटीबायोटिक्स वगैरह क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं, ठीक है, या कोई भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर है जिसके कारण क्या है, पर्सन किसके अंदर जा सकता है, शॉक के अंदर अगर जा सकता है तो उसके अंदर भी एंटीबायोटिक वगैरह अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन वगैरह अपन यूज करेंगे, ठीक है, ये स्पेशली एनाफाइलेटिक शॉक या एलर्जिक जो शॉक बोलते हैं अपन उसको, ठीक है, उसको रोकने के लिए जो है एंटी हिस्टामिन अपन यूज करेंगे, एपिनेफ्रिन वगैरह अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ताकि हिस्टामिन मास्ट सेल जो है हिस्टामिन रिलीज ना करे, वैसोडाइलेशन ना हो और पर्सन के अंदर जो है वो क्या डेवलप नहीं हो, शॉक डेवलप ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेरॉयडल थेरेपी की, ठीक है, कुछ स्टेरॉइड जो हैं, ठीक है, उनको यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पर प्रॉपर तरीके से जो है वो कैपिलरी जो वॉल्स हो गई, ठीक है, या फिर बाद में जो है वास्कुलेटर बाय द स्टेबलाइजेशन ऑफ कैपिलरी वॉल। देखो हमने देखा था कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो गई, तो उसको क्या करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, वैसोडाइलेटर्स वगैरह अपन यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड थेरेपी जो है अपन यूज कर सकते हैं, डिक्रीज द फ्लूइड शिफ्ट, ताकि फ्लूइड जो है वो एक सेल से दूसरे सेल तक ना जा पाए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें सोडियम बायोकार्बोनेट, ठीक है, ये भी एक तरीके के जो है वो फ्लूइड थेरेपी हो सकती है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस दैट
अकर्स एज अ शॉक प्रोग्रेस, ठीक है। कोई भी तरीके का शॉक प्रोग्रेस अगर हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्यूशंस हैं उनको अपन यूज कर सकते हैं एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर। और लास्ट होता है अपना ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेटर हमने पढ़ा था, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर ब्रोंकोडायलेटर वगैरह अपन यूज कर सकते हैं ताकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो जाए, ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एट्रोपिन या अमीनोफाइलिन अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा शॉक, ठीक है, बेसिकली शॉक की डेफिनेशन हमने पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि कितनी ये टाइप का होता है। तो बेसिकली कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला हाइपोवॉलेमिक, दूसरा कार्डियोजेनिक, थर्ड वन इज द सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी के अंदर भी बहुत सारे सब टाइप है, जैसे कि सेप्टिक हो गया, न्यूरोलॉजिक हो गया, ठीक है, एनाफाइलेक्टिक हो गया और ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो अलग अलग तरीके से पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा डायग्नोसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए स्पेशली हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह अपन कर सकते हैं ताकि शॉक की कंडीशन को पता लगा सकें। इसके अलावा इसके अंदर सीबीसी अपन करवा सकते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह अपन देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लड या यूरिन कल्चर अपन करवा सकते हैं और कंप्यूटेड टोमोग्राफी या कार्डियो इकोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो अपन करवा सकते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लास्ट वन हमने देखा मैनेजमेंट के अंदर क्रिस्टलॉइड फ्लूइड वगैरह अपन यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन अपन यूज कर सकते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस ना हो उसके लिए वैसो डायलेटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो गया है तो उसके लिए ब्रोंको डायलेटर वगैरह अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा शॉक। थैंक यू। क्या हो गया है?